बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देखें आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नज़ीर मीर रज़ा अली केस को मैं बड़ा डीपली स्टडी कर रही हूँ और इसी की वजह से मैं किसी और केस पर इस वक्त काम नहीं कर रही। आमतौर पे आपने देखा होगा जब भी कोई मेजर केस इस तरह का आता है तो मेरा फोकस टोटली उस केस पर होता है और उसकी वजह भी ये है कि आप जब उस केस को मुख्तलिफ एंगल से देख रहे होते हैं तो दूसरी जगह डाइवर्ट होने से बहुत सी मुझे लगता है कि मैं उस पर उस तरह से फोकस नहीं कर पाती। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि एक केस को अगर वो बहुत तवज्जो तलब है तो उसको पूरा फ़ोकस दिया जाए, क्योंकि इसी फ़ोकस होने की वजह से कई ऐसी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने प्रोग्राम्स में सामने लाते रहे हैं जिसको बाद में जो आपके सामने आता रहा है कि बाद में उसी तरह से कई दफ़ा मैं जो अपने खदशात ज़ाहिर कर रही होती हूँ वही चीज़ें उसी तरह से निकल कर आ रही होती है। हैविंग सेड दैट, बहुत बड़ी तकलीफ़ है, बहुत बड़ा दुःख है उन वालिदैन के लिए। हम तो अपने इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को कह रहे होते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ तक पहुँच गए, लेकिन माँ-बाप के लिए बहुत बड़ी आज़माइश है। मैं बार-बार जब भी ऐसे केस रिपोर्ट करती हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला कभी भी माँ-बाप को ऐसी तकलीफ़ से ना गुज़ारे, क्योंकि औलाद की जो आज़माइश है, मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी आज़माइश होती है और अल्लाह ताला जो है अपने बंदों को ही आज़माता है। अल्लाह ताला उनके माँ-बाप को, उनके घरवालों को जो है सब्र जमील अता फ़रमाए। और अब ज़रा सुनिएगा कि इस केस में एक बहुत ही अहम सबूत जो है इस वक़्त हाथ लग चुका है और मैं नहीं समझती कि सबूत के हाथ लगने के बाद अब अगर पुलिस कातिलों तक ना पहुँचे तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा उन लोगों के लिए कि जो इस सिस्टम का हिस्सा है और जो दबाने की और जो मेलिफाइड इंटेंशंस रखते हैं उनकी तरफ निशानदेही करेगा। क्योंकि शुरू दिन से हमने देखा इस केस को किस तरह से बिगाड़ने की कोशिश की गई है। लेकिन अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, मैं असल मुद्दे की तरफ आती हूँ, फिर बाकी अपना तज्जिया दूंगी। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें इनिशियली जो चीज़ें आपको बताई गई उससे आगे की चीज़ें जो आपको अभी तक नहीं बताई गई, ज़रा मैं आपको बताती हूँ। ये 1-2 दिन में आपको डिक्लेयर कर देंगे, बता देंगे, अलल ऐलान बताएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं अभी अवाम तक नहीं पहुंची हैं। वो क्या है, एक एक करके जरा सुनते जाइएगा। आपने सुन लिया कि गोली जो है वो सीने के आर पार हुई। पहले भी डॉक्टर समिया कह चुकी थी कि कपड़े के फाइबर्स बाहर होने चाहिए थे, सुराख का जो साइज है वो जहाँ से गोली निकलती है वो बड़ा होता है, वो बड़ा जो है वो सीने पर है। ये सब चीज़ें उन्होंने बताई। ये भी कहा गया दिल में 2 सुराख हैं, खून से लंग्स जो है वो भर गए थे, लेकिन क्या ये बताया गया कि लंग्स जो हैं वो गल गए थे, किस चीज़ की वजह से? तेज़ाब की वजह से। ये भी आपने सुन लिया होगा यकीनन, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसके गले से यहाँ तक, यहाँ इसके मिट्टी जो लिक्विड मिला था, वो लिक्विड क्या था? अब उसका जब तज्ज़िया किया गया तो वो HCl हाइड्रोक्लोराइड मिला, हाइड्रोक्लोरीन मिला, यानी कि वो HCl जो कि तेज़ाब होता है वो इसको पिलाया गया, जो इसके यहाँ जाके ना सिर्फ रुका बल्कि इसके लंग्स को भी डैमेज करने की वजह बना। यहाँ उसके थ्रोट में इकट्ठा होने वाला जो HCl था वो उसके लंग्स को डैमेज करने की भी वजह बना। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके पाँव जो अंगूठा है उसकी स्किन उतरी हुई थी, नाखून उतरा हुआ था, तो उसके पाँव ज़ख्मी था, पाँव पे भी गोली मारी गई। अच्छा, यहाँ पर नहीं रुकते ये ज़ालिम इतने ज़ालिम थे कि उन्होंने कहा इसका किसी तरह से इसकी शनाख्त मिटा दें, ताकि पता ना लग सके ये लाश एक नामालूम लाश की तरह जो है रिसीव हो पुलिस को और उसके बाद इसको दफना दिया जाए और बात जो है वो आई गई हो जाए। लेकिन माँ-बाप ने उसको कपड़ों से पहचाना, वो उसको ढूँढ रहे थे और उसके कपड़ों से उसकी पहचान हुई। उसके चेहरे को जला दिया गया, सिर्फ़ ये नहीं बल्कि उसके अंगूठे को जला दिया गया ताकि उसका बायोमेट्रिक ना हो सके, ना पता लग सके कि ये लाश जो है ये मीर रज़ा अली की लाश है। अच्छा, अब एक और चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट हुई है वो ये है कि मीर रज़ा अली के कपड़ों से, उसके कपड़ों से एक और सैंपल मिला है। ये सैंपल यकीनन उस कातिल का है, पसीने के नमूने जो है वो मिले हैं उसके कपड़े से। जहाँ पर अब ये जाँच करने की कोशिश की जाएगी कि ये जो है, ये पसीने के नमूने किसके हैं, डीएनए, यानी कि ज़ाहिर-सी बात है पहले तो उन मशकूक अफ़राद की लिस्ट बनाई जाएगी, जो वालिद जो है वो बता रहे हैं, क्योंकि वालिद का एक बड़ा वैलिड पॉइंट है। आई डोंट नो इसको क्यों इग्नोर किया जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि अगर तो जो आप लोग ऑडियोज़ चला रहे हैं कि इसने कर्ज़ लिया हुआ था, कर्ज़ की वजह से ये मारा गया या कर्ज़ की वजह से इसने खुदकुशी कर ली, तो जिस कर्ज़ की वजह से अगर किसी ने मारा होगा तो उसको तो फिर कर्ज़ कभी नहीं मिलेगा। तो ये कोई ऐसा शख़्स नहीं है जिसको कर्ज़ चाहिए था, बल्कि कोई ऐसा शख़्स है जो हासिद था। कोई ऐसा शख़्स है जो मीर रज़ा अली से, शोहरत से उसकी हसद रखता था। बार-बार उसके वालिद नाम तो नहीं ले रहे, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि उनके बहुत ज़्यादा डाउट्स उसके पार्टनर्स और कुछ दोस्तों पर है। वो दोस्त जो उससे हसद करते थे और वो पार्टनर्स जो उसके साथ पार्टनरशिप में होते हुए सामने नहीं थे, बल्कि नाम हमेशा अली रज़ा का चलता था। वॉफ्लिक्स का ब्रांड अगर उसकी कोई पहचान थी, तो वो मीर रज़ा अली था। तो वो लोग जो उसकी पहचान से जलते थे, जो समझते थे कि मीर रज़ा को अगर हम साइड पर हटा देंगे, तो फिर कोई हमारी भी पहचान होगी,
तो उन लोगों को केस की तफ्तीश का हिस्सा बनाया जाए। इन पसीने के नमूनों को उनके साथ देखिए, मुझे यहाँ पर फिर भी एक डर और खौफ है कि ऐसा ना हो कि कहीं ये पसीने के नमूने किसी कातिल, ऐसा ज़ाहिर-सी बात है, आपको मालूम है कि किराए के कातिल बहुत मिलते हैं और किराए के कातिल जो है वो इस तरह के काम करते हैं। तो अगर तो ये नमूने हो सकता है मैच करने चाहिए उन लोगों से जिनसे के वालिद का एक तहफ़्फ़ुज़ है, उन लोगों के डीएनए सैंपल लेकर और ये नमूने जो है मैच किए जाने चाहिए। हो सकता है ये वही कातिल हो जो उस वक़्त उसके सर पे खड़ा हो और उसे बता रहा हो कि मैं बड़ी चीज़ हूँ और तुम कुछ भी नहीं हो और ये देखो तुम्हारा अंजाम तुम्हारे सामने है। जिसने इसको पता नहीं किस तरह से वो तेज़ाब पिलाया होगा, इसे गोलियाँ मारी, इसकी स्किन खींची, इसके चेहरे पे तेज़ाब फेंका और न जाने कौन-कौन सा वो ज़ुल्म था जो उसने इसके ऊपर नहीं किया। अच्छा, अब भी कोशिश की जा रही है इस केस को किसी तरह से दबा दिया जाए, ख़ास तौर पे जब से पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल्ड रिपोर्ट, और ज़ाहिर-सी बात है 1-2 दिन में और कुछ चीज़ें जो है वो सामने आनी है। एक ही दिन में सारी रिपोर्ट्स तो नहीं आ जाती हैं, कुछ और चीज़ें हैं जो मैच की जानी है, मैच की जा रही हैं। अब ये जो वालिद हैं, इनको अब दबाने के लिए नए-नए हरबे, ज़ाहिर-सी बात है, मैंने कहा आपके ऑडियोज़, वो कर्ज़दार हैं किसी के, भई कोई भी किसी का कर्ज़दार हो सकता है, किसी के ऊपर कोई भी वक़्त ऐसा आ सकता है कि आप ये सोचें कि जी कर्ज़दार था तो क्या उसके बेटे को मार दिया जाना चाहिए? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। कर्ज़दार तो अपना कर्ज़ वापस चाहता है, वो मार के अपने हाथ-पाँव क्यों कटा लेगा? अच्छा, अब यहाँ पर एक काम और हुआ कि जब ये काम आगे बढ़ना शुरू हुआ, तो एकदम से पहले तो इनके वालिद की ऑडियोज़ लीक करनी शुरू कर दी। इनके घर के मामलात को उछालना शुरू कर दिया, व्हिच इज़, मैं कहती हूँ कि पता नहीं कौन से गंदे लोग हैं। ज़ाहिर-सी बात है गंदे ही लोग हैं जिन्होंने ये काम किया है, तो हर तरह के हरबे से खेलेंगे वो। और ख़ास तौर पे उन्होंने ये पॉइंट आउट किया है कि जो एआईजी और डीआईजी वग़ैरह है, उनको पता है कातिल कौन है। क्योंकि तभी तो वो इस केस को मुसलसल इन्हें फ़ोर्स कर रहे थे, उन्हें थाने में बिठा-बिठा कर घंटों ये समझाने की कोशिश की जाती थी कि आपके बेटे ने खुदकुशी की है, बजाए इसके कि वो घंटे जो है वो इस चीज़ पर लगा देते कि डिग आउट करते कि कोई और मामला तो नहीं है। अच्छा, अब हुआ क्या जनाब, जैसे इन्वेस्टिगेशन टीम जो है उसकी नई का इन्होंने मुतालबा किया और उस बोर्ड को मानने से इनकार कर दिया, मेडिकल बोर्ड को, तो फिर ठीक है, उनकी बात मान ली गई। इन्वेस्टिगेशन टीम नई बना दी गई, मेडिकल बोर्ड जो है वो चेंज कर दिया गया, आखिर में उनकी सुनी ही गई। लेकिन फिर साथ ही साथ क्या किया जी कि जुडिशियल कमीशन और एक इंक्वायरी कमेटी जो है वो बनाई जाएगी। अब देखिए, जब बहुत सारी चीज़ें बीच में इन्वॉल्व रहती है ना, तो फिर क्या होता है कि जो तफ्तीश का जो अमल होता है वो मुतासिर होता है। हर काम के लिए पहले जुडिशियल कमीशन से आपने इजाज़त लेनी है, कभी आपने किसी और से इजाज़त लेनी है, कभी कुछ और करना है आपने। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये केस को थोड़ा-सा बैक फुट पे ले जाती है। तो फिर अब जबरान नासिर साहब ने भी दरख़्वास्त की और उनके वालिदैन ने भी, और फिर इस चीज़ को जब मीडिया पर उठाया गया तो फिर उन्होंने बाकायदा तौर पे बल्कि ख़त लिखा जज साहब को कि अभी ना बनाया जाए ये कमीशन, बल्कि इन्वेस्टिगेशन टीम को काम करने दिया जाए आज़ादी के साथ। अगर कोई मसला हुआ तो फिर हम खुद रिक्वेस्ट कर देंगे। तो फिर अब उनकी सुनवाई हुई और अब सुनने में आ रहा है कि हुकूमत ने कह दिया है कि ये फ़ैसला जो है ये मौख़र कर दिया गया है। अच्छा, अब उसके बाद जनाब क्या होता है, ये जो नमूने लिए गए ना, इन नमूनों के बारे में भी अब कुछ तहफ़्फ़ुज़ात आए कि वो जो पिछला तफ्तीशी टीम का अफ़सर था, उसने गालिबन वो नमूने टाइम से नहीं भेजे हैं। तो इस पर जबरान नासिर ने खुल्लम खुल्ला कहा है कि अगर उसने ऐसा किया तो उससे खमियाज़ा भुगतना पड़ेगा, ना सिर्फ़ ये कि नौकरी से हाथ धोएगा, बल्कि वो फिर आगे इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनेगा कि वो किनको बचा रहा है, किन के लिए काम कर रहा है। क्योंकि अगर नमूने जो हैं उनको ठीक से सेव ना किया गया, देखिए दोबारा पोस्टमार्टम हुआ है, नमूने अगर ठीक से सेव नहीं किए गए और ठीक से पहुँचाए नहीं गए, तो फिर आप सोच सकते हैं कि पूरे का पूरा मामला जो है वो दोबारा से ज़ीरो पर आकर खड़ा हो जाएगा। ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है और प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। तो जहाँ पे वो देख रहे हैं कि इधर से प्रेशर आ रहा है, तो वो गलत तरीकों से केस को ख़राब करने और सबूतों को किसी तरह से ज़ाया करने की कोशिश करेंगे। तो इस चीज़ को भी इदारों को देखना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन टीम को देखना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जनाब, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई किस तरह से शर्ट पर नमूने थे, शर्ट उसकी जलाई गई, शर्ट के ऊपर भी एचसीएल पाया गया, साथ ही साथ उसका एक पसीने के नमूने कुछ इकट्ठे किए गए हैं शर्ट से। अच्छा, अब ज़रा आ जाते हैं गेस्ट हाउस की तरफ। आज गेस्ट हाउस जो है मुख्तलिफ रिपोर्टर्स ने दिखाया, वो वहाँ पर बाकायदा गए और वहाँ पे जाके उन्होंने बाकायदा पूरा गेस्ट हाउस जो है उसका विज़िट किया।
विज़िट करने के बाद उन्होंने दिखाया कि किस तरह से एक बड़े गेट को ताला लगा हुआ है, छोटे गेट से एंट्री है, अंदर एक बच्चा है 14 साल का, उससे पूछा तुम्हें क्यों नहीं पकड़ा गया? तो उसने कहा कि जी 6 लोग यहाँ से गिरफ्तार किए गए हैं, मैं चूँकि छोटा था मुझे इसलिए छोड़ दिया गया। उस लड़के ने फिर सारा गेस्ट हाउस दिखाया, कमरे हैं, बड़े-बड़े कमरे हैं, फर्नीचर अच्छा रखा हुआ है अंदर, ऐसा नहीं है कि कोई माठा फर्नीचर है, और एक बाकायदा तौर पे कमरे जो हैं सजे हुए हैं, ऊपर कमरे हैं, बैक साइड है, फिर उसने वो दरख्त भी दिखाया जिस पर कि वो लड़के जो हैं चढ़ गए थे, जब उन्होंने तस्वीर दिखाई कि इसको तो नहीं देखा, तो वो दरख्त पे चढ़ गए, दरख्त से कूद के दूसरी तरफ चले गए। अच्छा, अब उन लड़कों से जब तफ्तीश की जा रही है या जो इस लड़के से पूछा गया जो यहाँ पे मौजूद था, उसने कहा असल में पुलिस आई थी ना साथ तो वो डर गए थे, ऐसा नहीं होता। पुलिस आई थी तो इंसान खड़े होके जवाब देता है, लेकिन वहाँ पर वो जिस तरह से भागे, भाग के वो पीछे निकले और वहाँ से कहीं और ही भाग गए, तो कुछ उनमें से 2 लोग जो हैं वो मिसिंग भी हैं। सुनने में ये आ रहा है कि शायद अच्छा कुछ सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई जिसपे मीर रज़ा वहाँ पर आया और फिर वहाँ से चला गया। अब आई डोंट नो उसके बीच की सीसीटीवी फुटेज जो है वो यकीनन गायब कर दी गई होगी कि वहाँ पर वो ना दिखाई दे कि वो अंदर गया है। अब ये देखने की ज़रूरत है, फोरेंसिक करने की ज़रूरत है उस सीसीटीवी फुटेज की भी कि क्या वो फुटेज जो है वो कंप्लीट है या वो इनकम्प्लीट है। इस गेस्ट हाउस के बारे में जो मालूमात हमने हासिल की हैं, वो मैं आपको बताती चलूँ कि ये गेस्ट हाउस जो है बेसिकली एक 71 साला खातून है, ताहिरा सुल्ताना उनका नाम है, ये उनकी मिल्कियत है और उसके बाद उन्होंने ये आगे किराए पर दिया था एक शख्स को, लियाकत अली को, इसी साल मई में। और लियाकत अली ने फिर आगे इसको गेस्ट हाउस बनाया था और ये मालूमात जो है इस गेस्ट हाउस के हवाले से मिली है। इस गेस्ट हाउस की जो मालिक से ज़्यादा जो बेसिकली जिसने लिया था, उससे अब तफ्तीश भी हो रही है। ये भी बताया गया है कि मीर रज़ा अली का जो बिज़नेस पार्टनर है और जो उसके कुछ करीबी दोस्त हैं, वो भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और उनसे मालूमात ली जा रही हैं। ना सिर्फ ये बल्कि उनके मोबाइल डाटा रिकॉर्ड्स, उनकी तमाम एक्टिविटीज़ और जियो फेंसिंग करके जब वहाँ पर इनमें से किसी का मोबाइल जो है वो क्या पाया गया था उस लोकेशन पर ऑन के इर्द-गिर्द करीब मीर रज़ा के पाया गया उस दौरान में जबकि वो मिसिंग था और जब उसकी डेड बॉडी रिसीव हुई है, ये चीज़ें भी चेक की जा रही हैं। इंशाल्लाह लगता है कि केस जो है जल्दी सॉल्व हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। अगर बीच में ये अनासिर जो किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है और हमें डर एक और भी है, वो ये है कि जो भी कातिल होगा उसको इस वक़्त मुल्क से फ़रार कर दिया गया होगा। क्योंकि जब नज़र आ गया कि केस इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो फिर कोई कातिल जो है उसे भगाने में या उसे फ़रार कराने में कोई कार्रवाई ना की जा चुकी हो, इसका भी हमें खदशा है। लेकिन ये ज़रूर है कि वो लोग जो जिन पर शकूक व शुबहात है, उन्हें इस वक़्त अंडर इन्वेस्टिगेशन रखा गया है। यकीनन उनके हवाले से मुल्क से बाहर ट्रैवल करने के हवाले से जो स्टेप्स हैं कि वो ना कर सके, उठा लिए गए होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ, कोई ऐसा लूप होल नहीं छोड़ा जाएगा कि जिससे कातिल जो है बचने में और फ़रार होने में कामयाब हो जाए। वरना कातिल तक पहुँचना जो है, वो अब ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रहा। जदीद साइंसी अगर टेक्नीक्स पर ठीक से और ईमानदारी से काम किया जाए तो कोई डाउट नहीं कि उस तक ना पहुँचा जाए। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।